दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आपके लिए मैं ये पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ, जिस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं एटॉमिक कंसेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट मासेस। यहाँ पर हम लोगों ने एटॉमिक मासेस और कैसे कैसे उनको डिराइव करते हैं उसके बारे में पढ़ लिया था। इस चैप्टर में जहाँ तक है हम मॉलिक्यूलर और इक्विवेलेंट दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, नहीं तो हम मॉलिक्यूलर के बारे में तो पढ़ ही लेंगे। तो पहले एक बार देख लेते हैं। हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जान ली थी। अगर आपको ने वो नहीं देखा तो आप पार्ट 1 देख सकते हैं, मेरे पास यूट्यूब चैनल में हैगा वो, तो आप वहाँ जाके उसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आते हैं कि मॉलिक्यूलर मास बेसिकली क्या होता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी भी कंपाउंड का मेरे को मास फाइंड आउट करने, मैं ना मॉलिक्यूलर बोलूँ ना एटॉमिक बोलूँ ना कुछ बोलूँ, तो आपको कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले आप उसका मास लिखेंगे, मतलब एक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास H2SO4 है तो H2SO4 लिख दिया आपने, या सबसे छोटा मैंने ले लिया आपके लिए क्या, H2O। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा आप इसका फाइंड आउट करिए मेरे लिए मास, मैंने आपको कुछ नहीं बोला। तो अगर आपको कुछ नहीं पता है आपको, तो आप सबसे सीधे क्या जाएंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे इसका मास इंटू 2, इसका मास इंटू 1, और इसका 1 है तो 1, इसका कितना है 16 है तो 16, जो है वो आप लिख के 18 करके आप निकाल के रख देंगे। तो यही सबसे एक आसान तरीका, आसान सोच मॉलिक्यूलर मास को जो उसने भी दिया है उसने लगाई, कि उसने क्या करा, यहाँ पर सबसे पहले कंपाउंड का नाम लिखा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर H2SO4 है तो H2SO4 लिखा इसने। उसके बाद इसने क्या करा, 1 को 1 लिखा, यानी H का 1 था तो इंटू 1, प्लस S का यहाँ पर कितना दिया गया है 32, प्लस यहाँ पर 4 इंटू 16। इस सॉल्व करने पे यहाँ पर 98 आया। तो इसी को यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास की उपाधि दे दी गई। कहने का मतलब ये है, किसी भी कंपाउंड के आने वाले एलिमेंट और उनकी जितनी बार अकरेंस हो रही है उसका सम यहाँ पर हमारा मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। और अगर बुक की डेफिनेशन पर आए तो ये कहती है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड रिलेटिव टू अ कार्बन एटम। द एटॉमिक वेट इज सपोज टू बी 12। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द वेट ऑफ द मॉलिक्यूल कंपाउंड रिलेटिव टू कार्बन एटम, यानी कि वेट ऑफ द मॉलिक्यूल कंपाउंड रिलेटिव टू कार्बन एटम। और यहाँ पर टू कार्बन एटम, द एटॉमिक वेट ऑफ विच इज सपोज टू बी 12, और जिसको हम 12 लेकर चलते हैं। तो ये इसी को हमने मान लिया यहाँ पर। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास वही चीज़ आ गई कि हम यहाँ पर यू के फॉर्मेट में लेके चलते हैं, लेकिन जैसे N2 का हम लोगों ने यहाँ पर माना, N2 को हम 14 लेके चलते हैं, लेकिन 14 U है। अगर हम ग्राम में बात करेंगे तो हम यहाँ पर आगे 14 के आगे G लगा देंगे, जो ग्राम बन जाएगा। लेकिन अगर बात आई बोलने की, तो हम यही बोलेंगे कि 12 U के फॉर्मेट में हम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे, और इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट बोलेंगे इसको, 14G को। ऐसे यहाँ पर लेके चलते हैं। ऐसे इसका छोटा सा एक नॉमेनक्लेचर होता है, आप उसे याद रखेंगे। अगर बात करें यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट की, कैसे कैसे इसको निकाला जाता है, तो बाय यूजिंग ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पर R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू रूट M2 अपॉन M1, यहाँ पर M1 और M2 मॉलिक्यूलर वेट हैं और R1 और R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हैं। तो यहाँ से करके निकाला जा सकता है। और यहाँ पर विक्टर मियर्स मेथड है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते हैं, यहाँ पर VD इक्वल्स टू M अपॉन एक्स माइनस 0.0009 अप्रोक्स में। यहाँ पर डिफरेंट तरीके हैं फाइंड आउट करने के, NTP आप उसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वो सबसे पहले तो आपको मेथड तो आप दूर की बात है, सबसे पहले आप निकालना सीख लीजिए कि डिफरेंट चीज़ों के लिए कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ NH3 की, NH3 हमारे पास अमोनिया। तो अगर हमें इसको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें नाइट्रोजन का पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का ये है 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 3, तो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 17। ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को निकाल कर चलते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे इक्विवेलेंट मास पर। यहाँ पर वेपर डेंसिटी का भी एक चीज़ बोली गई है, कंसेप्ट उसको देख लेते हैं।
फ्रॉम वेपर डेंसिटी, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी हमारे पास मॉलिकुलर मास होता है। फॉर एग्जांपल NH3 की हमारे पास कुछ n अगर वैलेंसी n वेपर डेंसिटी दी गई है तो उसमें हम 2 इंटू कर देंगे तो वो हमारा ये आ जाएगा ऐसे करके। और अगर हमें वेपर डेंसिटी भी फाइंड आउट करनी है तो हम इसी फॉर्मूले से कर सकते हैं उसको भी। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट मास जान लेते हैं क्या होता है। एन इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द, माफ़ कीजिएगा, इज डिफाइंड एज कंबाइन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम और रिप्लेस बाय द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द केमिकल रिएक्शन। इक्विवेलेंट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट। तो हमें कुछ चीज़ें पता चली इसके बारे में। सबसे पहले क्या जाना है हम लोगों ने कि an equivalent mass of a substance is defined as the amount in which combines with 1, कि वो किस अमाउंट में कंबाइन करता है 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम में, उसकी मात्रा जो होगी उसी को हम ग्राम, उसका जो नोमेनक्लेचर लोगों ने दिया गया है जो हम उसको बोलते हैं वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है और उसको हम रिप्रेजेंट ग्राम में करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात हुई H2O की, NH3 की, CH4 की, तो यहाँ पर क्या क्या लिखा है देख लीजिए आप। H2O की बात हुई यहाँ पर 1/2, NH3 की 1/3 और CH4 की तो 1/4। यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट लेके चला। अगर बात करी जाए इक्विवेलेंट मास की तो इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा। हमें पता है हाइड्रोजन का, सॉरी ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 होता है, लेकिन हम जिसमें फाइंड आउट कर रहे हैं H2O में तो वहाँ पे 1/2 के फॉर्मेट में आएगा, इसीलिए यहाँ पर 16/2 कर दिया। यहाँ पर बात चल रही थी NH3 की, तो NH3 में 1/3 कर दिया, 4.67 आया है। और यहाँ पर CH4 चल रहा था तो 1/4 करा तो यहाँ पर 3 आ गया। तो ऐसे करके डिफरेंट चीज़ें निकल कर चलते हैं हम इक्विवेलेंट मास के फॉर्मेट में। रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट मास, एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट और वैलेंसी, इनके बीच का जो एक रिलेशन है वो कैसे हम लोगों ने इस्टेब्लिश करा उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो हमको ये पता था वहाँ से फॉर्मूले से हम लोगों ने जाना था कि, बस ये हटा देता हूँ, कि हम लोगों ने वहाँ से ये जाना था कि वैलेंसी इज इक्वल्स टू एटॉमिक वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और हमने उसके बाद ये भी जाना था जिसको हम कैसे लिखते थे, हमें यही पता था कि E इक्वल्स टू मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड अपॉन बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो हम लोगों ने करके निकाल लिया था। बेसिस के लिए भी ये था, सॉल्ट के लिए भी ये था, फॉर ऑक्साइड के लिए भी, सब में अलग अलग n फैक्टर के अकॉर्डिंग हम लोगों ने निकाल लिया था। अब अगर बात निकल कर आएगी किसकी, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट की, तो वो हम लोगों ने कैसे निकाला, हाइड्रोजन डिस्प्लेस मेथड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, वो हम लोगों ने क्या लिखा, वेट ऑफ मेटल इंटू 11,200 अपॉन वॉल्यूम ऑफ STP। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेस भी लिखे हुए हैं, उनको भी हम ध्यान से देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं हमको। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है देख लेते हैं। द क्लोराइड ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ मेटल कंटेन्स 24% ऑफ मेटल, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। अगर हमें ग्राम में पता करने हैं 24% को तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 100 माइनस 24.7 जो कि हो जाएगा कितना, 75.3। तो 75.3 निकल कर आ गया हमारे पास। तो हमें फॉर्मूला हमको पता है तो हम लोगों ने लिख दिया 24.7 इंटू 35.5 क्लोरीन का हमें पता है, ये इसका मॉलिक्यूलर मास वेट होता है अपॉन 75.3 क्योंकि जो हमने माइनस करके निकाला था। तो अब इसको सॉल्व करने पे आया 11.64। अब यहाँ पे डिफरेंट यहाँ पे छोटी छोटी यूनिट्स की बात चलती है
यानी कि अलग अलग यहाँ पर नॉमेनक्लेचर और अलग अलग यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर मोल के बारे में बात कर लेते हैं। मोल क्या होता है? मोल बेसिकली सबसे छोटी क्वांटिटी के तौर पर आप देख के चल सकते हैं। जो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेट हम निकाल देते कि आपका वेट क्या है, हमारा वेट क्या है। उसके बाद जब हम लोग ग्रेविटी के बारे में समझा तो हम लोगों ने मास के बारे में जाना कि वेट जो होता है वो ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। उसके बाद यहाँ पर अगर मोल की बात करी जाए तो ये केमिस्ट्री का टर्म है, जो कि यहाँ पर किसी भी अमाउंट यानी कि कोई भी कंपाउंड एलिमेंट की मात्रा को डिनोट करने के लिए यहाँ पर मोल का यूज़ होता है। यहाँ पर मोल की बात करी जाए तो अ मोल is the amount of substance contain as many as particle present is 12 gram of carbon 12 isotope. Mole may also be defined as the amount of substance gram which can इतना unit of substance। तो मोल की सबसे अच्छी एक अगर मैं बात करूँ किसकी डेफिनेशन की, तो वो ये हो सकती है कि मोल में बी डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम विच कंटेन्स। यहाँ पर मैं बात करूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम विच कंटेन्स इतना, एक ग्राम में जितने ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स हैं उसको हम एक मोल लेके चलते हैं। सबसे अच्छी डेफिनेशन ये होती है। मैंने क्या बोला फिर से समझेंगे कि जितने ग्राम में 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स होती हैं उसको हम एक मोल लेकर चलते हैं। आगे पॉइंट्स क्या निकल कर आए हैं इसी डेफिनेशन के लिए। 0.23 10⁻23 पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ वेट इक्वल्स टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम। देयरफॉर 1 मोल ऑफ ग्राम इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस। 1 मोल ऑफ ग्राम इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि बात करूँ अगर मैं इसका कहने का क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने H2SO4 का फाइंड आउट करा था। कैसे हम लोगों ने निकाला, 1 × 2 प्लस यहाँ पर कितना था 32 × 60 प्लस 64 प्लस में सब निकल कर 98 आ गया हमारे पास। लेकिन अगर यहाँ पर आगे 3 आ जाए, यहाँ पर 4 आ जाए, यहाँ पर 5 आ जाए, 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुल मिलाकर इंटू n आ जाए हमारे पास, तो उस सब में भी उसका मॉलिक्यूलर वेट का भी चेंज नहीं होगा। उसके बेसिकली उन नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड नहीं करेगा कितनी बार वो आए हैं, उनका रिपीटिशन कितनी बार हुआ है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का डिफरेंट फॉर्मूला कैसे दिया गया है वो आप देख लें। यहाँ पर वेट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम अपन ग्राम मॉलिक्यूलर वेट से निकाल सकते हैं आप नंबर ऑफ यूनिटरी पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और यहाँ पर 22.4 L लीटर्स अपॉन यहाँ पर NTP इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ NTP इन लीटर्स अगर हमको दिया गया है तो उससे भी हम इसको निकाल सकते हैं ध्यान से। तो ऐसे करके यहाँ पर चीज़ों को लेकर चलते हैं हम। इसी आगे हम वही पढ़ेंगे फिर से। ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, ग्राम मोलर वॉल्यूम क्या होता है, फिर से वही चीज़ की वो कार्बन एटम। यहाँ पे पहले STP और NTP के बारे में आप जान लीजिए। नॉर्मल टेम्परेचर एट प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि अगर हम STP की बात करेंगे तो हमारा जो कि नॉर्मल प्रेशर कौन सा होता है, हम 1 atm लेके चलते हैं। और यहाँ पर क्या बात चलती है टेम्परेचर की, इसको 0 केल्विन लेके चलते हैं। और ऐसे ही हमारा प्रेशर और अलग अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड में क्या निकल कर आता है 22.4 लीटर्स। और इसका बेसिकली मतलब ये होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड ग्राम मोलर वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। द ग्राम मोलर वॉल्यूम ऑफ परफेक्ट गैस इज इतना होता है 22.4 लीटर परफेक्ट गैस के लिए, क्योंकि हमको पता है परफेक्ट गैस के लिए हम लोग यहाँ पर STP लेके चलते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो कि हमारा 25.6 लीटर निकल कर आता है अगर आप उसमें कन्वर्ट करेंगे तो हम लोगों ने ये जाना। इसमें आगे हम पढ़ेंगे वेपर डेंसिटी और अलग अलग चीज़ों के बारे में। और अगर सब सही रहा तो हम क्वेश्चंस भी देखेंगे अगले में। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या चीज़ सही नहीं लगी मेरे पढ़ाने में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको फिर से बता दूँ मैं, अगर आपको अपने पेड कोर्स आपको लेना है तो आप मेरे को कमेंट डाउन करके बता सकते हैं नीचे, या आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इंस्टाग्राम पर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।